तो हम मध्यकालीन इतिहास में जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया में कर रहे हैं। तो इसमें जो है कौन कौन सी प्रगतियां हुई, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई। तो इसके बाद जो है हमने चौल वंश जो है इसमें किया, ठीक है ना। तो चौल वंश में कौन कौन सी प्रगतियां हुई, ठीक है ना। हमने जो इस समय में जो है पल्लव पढ़े हैं कि साउथ इंडिया में पल्लव थे, पांड्य थे और चौल शासक थे। अब हम बात करते हैं चौल वंश के बारे में हमने पढ़ा साम्राज्य के। तो उसके जो है बाद में हम बात करें तो महान शासक कौन थे, राज फर्स्ट जिसे जो है राज चौल भी कहते थे, और दूसरे कौन से थे, राजेंद्र चौल, ठीक है। इनका समय पीरियड हमने बात की, कैसे जो है इस वंश का पतन हुआ वो बात की, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब जो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चौल वंश का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम, जो है चौल वंश के शासन प्रबंध के बारे में बात करेंगे, राज प्रबंध के बारे में बात करें। तो अब हम बात करें तो राज प्रबंध कैसे चलाया जाता है या क्या था। तो यहाँ पे जो है राजा ही जो है सारी शक्तियों का जो है स्वामी होता, मतलब कि सबसे शक्तिशाली अगर हम बात करें तो वो राजा ही होता था, ठीक है, शक्तिशाली, और वो केंद्र का मुखी होता था। अगर हम बात करें तो कोई भी जो है राज कहाँ से चलता है, केंद्र से चलता है। तो केंद्र में जो है वो बहुत शक्तिशाली होता था, ठीक है। तो वो जो है सरकार का मुखी होता था, किसका, केंद्र सरकार का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके पास जो बहुत सारी शक्तियां होती थी, ये जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है काम करते थे, मतलब कि राजा थे अपनी इच्छा कर सकते, लेकिन फिर भी ये लोगों की भलाई के लिए और लोगों के लिए जो है बहुत अच्छे काम करते थे, अपने शासन प्रबंध को अच्छा चलाने के लिए, ठीक है। अब जो है हम बात जो है इसमें जो है सरकारी मामले हम बात, तो यहाँ पे जो है सरकारी मामले जो होते थे गवर्नमेंट के, तो उसमें जो है सलाह लेने के लिए इन्होंने जो है मंत्रिमंडल रखा था। तो मंत्रिमंडल की सलाह लेते थे ये सरकारी मामलों में, ठीक है। उसके बाद जो है लेते थे, और इन्होंने जो है राज प्रबंध की निगरानी के लिए निगरानी करते थे। इसके अलावा न्याय प्रबंध पे जो है खास ध्यान देते थे, और जो है युद्ध में जो है फौजी दस्तावेज जो है भेजते थे, कौन, राजा, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं किनके बारे में, चौल वंश के शासकों की, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है अपने राज को एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं, तो जो साम्राज्य होता है, अंपायर होता है, ठीक है ना। अंपायर जो होता है वो किसमें, उसको जो है किसमें पार्ट जो है डिवाइड करते थे, तो उसे जो है प्रांत में, स्टेट में, है ना, ऐसे करते हैं ना स्टेट में। तो हम पहले सिंपल सा करते, अंपायर किस में बटा होता है, जो है स्टेट में, और स्टेट किस में बटा होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में। आगे स्टेट में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, और डिस्ट्रिक्ट के आगे होते हैं विलेज। लेकिन जो ये नाम उस समय पे नहीं थे, इनको अलग अलग नाम। तो ये होते थे साम्राज्य, ठीक है। साम्राज्य को जो है आगे कई पार्ट्स में, आगे के जो है कई स्टेट्स में जो है डिवाइड किया जाता, और उन्हें क्या कहा जाता था, मंडलम, यानी कि प्रांत को एक जातों से जो है क्या कहते थे, प्रांत, ठीक है ना, प्रांत, ठीक है। प्रांत को क्या कहते हैं, वलनाडु, सॉरी मंडलम, ठीक है। इसे क्या कहते थे, मंडलम, मंडलम, ठीक है। तो वलनाडु, सॉरी, इसे जो है क्या कहते हैं, प्रांत में डिवाइड करते थे, और जो है क्या कहा जाता था, प्रांत को मंडलम कहते थे। किस समय के दौरान, चौल वंश में। चौल वंश में स्टेट को क्या कहते थे, मंडलम, या फिर प्रांत कहते थे, प्रांतों में डिवाइड करते थे, जिसे जो है क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था, ठीक है। और मंडलम को जो है आगे वलनाडु, या फिर क्या उसे कहते थे, कोटम, ठीक है ना, कोटम, आगे जाने के डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते थे, उसे जो है क्या कहा जाता था, वलनाडु, वलनाडु, और इसे जो है क्या कहते थे, या फिर क्या कहते थे, कोटम, कोटम। और कोटम के आगे क्या आ जाते हैं, विलेजेस, गांव। तो इसे जो है क्या कहा जाता था, वलनाडु को, कोटम को आगे जो है गांव में, इनमें जो है गांव की निश्चित गिनती होती। ऐसा नहीं था कि जितने मर्जी इसमें जो है विलेज बना दिए, गांव बना दिए, नहीं, इसमें जो है वलनाडु में निश्चित गिनती होती थी, किसकी, विलेजेस की, गांव की, ठीक है। और इसे जो है क्या कहा जाता था, ये सबसे छोटी इकाई थी, चौल राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, साम्राज्य की, विलेज, गांव। और जो इसे क्या कहते थे, इसे क्या कहा जाता था,
राज्य में सबसे छोटी इसे नाडु कहा जाता था। जैसे वलनाडु किसे कहा गया, डिस्ट्रिक्ट को, और इसे कहते थे नाडु। ठीक है, नाडु यानी के विलेज। और जो है ये सबसे छोटी इकाई थी किसकी, चोल राज्य के राज प्रबंध की। इकाई जो है सबसे छोटी इकाई है राज प्रबंध की। सबसे छोटी उससे बड़ी डिस्ट्रिक्ट यानी कि वलनाडु, वलनाडु से बड़ा प्रांत यानी कि मंडलम, मंडलम से बड़ा साम्राज्य। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को डिवाइड किया था अच्छा शासन प्रबंध चलाने के लिए, कि जो है अच्छे से जो है राज प्रबंध को चलाया जा सके, शासन को चलाया जा सके और लोगों के लिए जो है अच्छे काम किए जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गांव में जो थे ना, जो नाडु थे, विलेजेस थे, यहाँ पे दो सभा बनाएंगे। कौन कौन सी, उर और सभा। कौन सी, उर, ठीक है ना, उर और कौन सी, सभा। ये सभाएं थी दो इनकी, उर और सभा। उर में जो थे आम लोग होते थे, जो गांव के होते थे। ठीक है, गांव के पेंडू जो होते थे आम लोग होते थे। अगर बात करें जो सभा थी, इसमें जो है बालक मर्द जो है हिस्सा लेते थे। ठीक है ना, जिनका जो है सारे काम जो वो देखते थे, जैसे झगड़े होते थे गांव में तो उनका निपटारा करवाना। ठीक है, पानी को जो है कैसे डिवाइड किया जाए, टैक्स इकट्ठा करना, तो ये सारा काम जो है किनका होता था, सभा का होता था। ठीक है, तो जो मतलब कि उर होते थे उनमें जो है आम लोग जो है गांव के आ जाते थे। और इसके अलावा जो है इन सभी चीज़ों की निगरानी करने के लिए जो है क्या, नाडु की निगरानी के लिए जो है छोटी कमेटियां द्वारा की जाती थी। ठीक है, जैसे उनके जो है लड़ाई झगड़े को जो है निपटारा करना, पानी को जो है कैसे डिवाइड किया जाए, या फिर जो है टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तो ये उर और सभा दो थी जो गांव के जो है राज प्रबंध को देखा जाता था। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं चोल राज में जो है एक शक्तिशाली जो था फौज थी। ठीक है, चोलों के पास एक शक्तिशाली फौज थी। अगर हम बात करें उनके पास के कितने जो है किस तरह की सेना थी, या कैसी उनकी सेना थी, शक्तिशाली थी नहीं थी, तो वो वाली बात होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है शक्तिशाली फौज थी इनके पास, और फौज में जो है हाथी फौज थी इनके पास, घोड़सवार सेना थी। ठीक है, पैदल सेना भी इनमें शामिल थी। तो अगर हम बात करें तो इनके पास जो है हाथी सेना भी थी। ठीक है ना, और जो है उसके बाद हम बात करें तो घोड़सवार सेना भी थी। हाथी सेना, ठीक है, घोड़सवार, घोड़सवार सेना और पैदल सेना। पैदल सेना, ठीक है, तो ये सेनाएं थी इनकी फौज में। इसके अलावा हम बात करें तो फौज का जो है जल सेना फौज का एक शक्तिशाली हिस्सा थी। कौन सी फौज? जल सेना। ठीक है, जल सेना, जल सेना, ठीक है। जल सेना कैसे, अगर हम बात करें तो राजराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल इन दोनों ने कहाँ पे हमले किए थे, किनके क्षेत्रों पे कब्जा किया था? श्रीलंका। श्रीलंका ऐसे तो नहीं कि हमारे पास ऐसे ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जुड़ा है, तो बीच में गैप है, तो वो गैप कौन सा है? पानी का ही है। पानी के महासागर है वहाँ पे, हिंद महासागर है, तो वहाँ से वो कैसे जो है श्रीलंका पहुँचते? तो जल सेना थी उनके पास। जल में आधुनिकीकरण किन्होंने किया था? राजराज फर्स्ट ने किया था। और हम बात करें तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा स्रोत जो है इनके पास थे, तो जो है जल सेना के जरिए इनके पास जो है इनकी फौज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, शक्तिशाली सेना थी कौन सी? जल सेना। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम बात करें तो चोलों के जो है लगान दो प्रमुख जो है इनके लगान थे, टैक्सेस थे। कौन कौन से? भूमि लगान और व्यापार लगान। ठीक है, ये दो तरह के इनके टैक्स थे। ठीक है, टैक्स जो थे वो कितनी तरह के? दो तरह के। एक तो भूमि लैंड यानी कि जिस पे खेती करते थे, लैंड टैक्स, ठीक है, भूमि टैक्स। और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था ट्रेड पे टैक्स। ठीक है, सेकंड कौन सा था? ट्रेड टैक्स।
ठीक है। तो ये टैक्स थे, इससे जो है काफ़ी आमदन होती थी किनको, चौल वंश को। ठीक है, ओके। और इनके जो है दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार भी काफ़ी प्रफुल्लित हो चुका था, जिस वजह से जो है ये काफ़ी शक्तिशाली और इनके पास काफ़ी आमदन भी थी। अब जो है दूसरे देशों के साथ इनके व्यापार जो है व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं समाज की, सोशल लाइफ की, कि सोशल लाइफ कैसी थी यहाँ की। ठीक है, सोशल लाइफ, ठीक है। तो सोशल लाइफ कैसी थी, हम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना चौलों का, तो उसमें सामाजिक जीवन भी तो आएगा। तो सामाजिक जीवन कैसा था, तो सामाजिक जीवन में जो है कौलीन वर्ग के अलावा जो है ब्राह्मण और जो है कौन सा वर्ग था, व्यापारियों का। ठीक है, ये काफ़ी जो है इस समय में जो है इनका सत्कार था। इसके अलावा जो है व्यापार और शिल्पकार जो थे ये बहुत ऐश प्रस्ती वाला जीवन व्यतीत करते, क्योंकि व्यापारी भी जो है बहुत ज़्यादा जो है तरक्की उन्होंने करी हुई थी, क्योंकि दूसरे देशों के साथ व्यापार करते। और शिल्पकार जो है ये भी शिल्पकारी के काम से जो है काफ़ी पैसा कमाते थे। तो ये अच्छे थे, मतलब कि काफ़ी अच्छा जीवन था इनका। हम बात करें तो इसके बाद जो है आनंद मानते थे और सांझे मतलब के लिए जो है अलग अलग जो है वर्ग एक दूसरे पे निर्भर थे। तो कोई भी वर्ग ऐसा तो नहीं है कि अपने आप में सक्षम है, नहीं, वो दूसरे पे जो है निर्भर होता ही है। तो ठीक है, तो वो जो है दूसरे वर्गों पे निर्भर होते थे। ठीक है, सहयोग देते थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मतलब के लिए अलग अलग वर्ग जो है एक दूसरे के सहयोग देते थे। और स्त्रियों का जो है समाज में बहुत अच्छा मतलब कि समाज में उनको सत्कार दिया जाता, उच्च शिक्षा दी जाती थी उनको। ठीक है, और जो है वो सामाजिक और जो धार्मिक रीति रिवाजों में अपना सहयोग देती थी, कौन, चौल स्त्रियां। ठीक है, उसके बाद अब बात करें तो जो मजदूर और किसान होते थे वो बहुत कठिन जीवन था उनका, क्योंकि वो उनका मेहनत वाला काम होता, लेकिन जो उनको उतनी आमदन नहीं मिलती थी, हमेशा से कठिन ही रहा है इनका जीवन। ठीक है, तो इनका जीवन बहुत कठिन होता था, व्यतीत करते थे। ठीक है, और गरीब होते थे वो बहुत। ठीक है, बहुत गरीब होते थे। ठीक है, और उसके बाद जो कठिन जीवन व्यतीत करते थे, कौन, जो किसान होते थे और मजदूर। और जो व्यापारी और जो शिल्पकार थे वो ऐश प्लस जीवन व्यतीत करते थे, मतलब कि ऐशो आराम उनके पास पूरा था, क्योंकि वो काम करते थे व्यापार का दूसरे देशों के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें तो ब्राह्मण की तो वैसे बहुत ज़्यादा सत्कार इज्जत किया जाता है, व्यापारियों का भी, और जो है कालीन वर्ग तो फिर राजे महाराजों का होता था। ठीक है, तो ऐसे जो है करके तो जो सबसे ज़्यादा गरीब होते वो कौन, किसान और मजदूर, जो मतलब कि वैसे ही बहुत कठिन काम करते थे, उनके जो है मेहनत का काम होता था हमेशा ही। ठीक है, ये थी सोशल लाइफ चौल वंश के दौरान। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल जो है धार्मिक जीवन की, धार्मिक जीवन की बात करते हैं। ठीक है, तो धार्मिक जीवन कौन सा, मतलब कि धार्मिक जीवन में क्या आ जाता है, तो जो चौल शासक थे वो जो है हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, हिंदू धर्म की पूजा करते थे, हिंदू धर्म की। और हिंदू धर्म के अलावा इसमें जो है वो किसकी पूजा करते थे, विष्णु जी की। ठीक है ना, विष्णु एंड किसकी, विष्णु और शिव की पूजा करते थे। ठीक है, शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा जो है जैनिज्म भी था उस समय। ठीक है, जैनिज्म भी था, जैनिज्म, बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म। ठीक है, भक्ति लहर थी इस समय के दौरान। ठीक है, क्या था, बुद्ध धर्म था। जो है इस समय के दौरान जो है बहुत सारी धार्मिक लहरें जो है वो उत्पन्न हुई, जो है उन्होंने जन्म लिया। और बासव ने जो है लगायत मत की स्थापना की। किसने, बासव। ठीक है ना, बासव ने लगायत जो मत था उसकी स्थापना करते हैं, कौन, बासव। इसके अलावा जो है रामानुज और जो थे रामानुज और माधव। ठीक है ना, रामानुज और माधव। ठीक है, रामानुज और माधव जो थे वो कौन थे, रामानुज और माधव ये भक्ति लहर में से थे। ठीक है, कौन सी, भक्ति।
ठीक है ना। भक्ति लहर के जो है ये भगत थे और इन्होंने जो है ईश्वर की पूजा पे जो है जोर दिया। इन्होंने कहा कि हम जो है ईश्वर को तभी पा सकते हैं, जीवन और मन से जो है तभी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हम जो है ईश्वर को जो है स्नेह करें, ईश्वर की पूजा करें, एक ईश्वर को जो है माने। ठीक है, भक्ति लहर के महान प्रचारक थे ये। इन्होंने जो ईश्वर की भक्ति पे जोर देते हैं। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने लोगों को प्रचार दिया और इनके प्रचार से जो है लोग आराम से जो है मुक्ति, लोगों को प्रचार दिया कि आप जो है मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो। और इनके जो है बहुत सरल से जो है सरल भाषा में जो है ज्ञान देते थे, इनकी शिक्षाएं थी, तो लोग जो हैं इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है। और एक ही जो है ईश्वर को जो है इन्होंने कहा कि आप साफ दिल से जो है उसका स्नेह करें। और जाति और जो है वर्ग का इन्होंने विरोध किया कि जाति प्रथा और जो है वर्ग का इन्होंने विरोध किया कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती, हम जो है ईश्वर के बंदे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा उनकी जो है शिक्षाओं से लोग इन्हीं शिक्षाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। कौन? चौल वंश के दौरान जो है धार्मिक जीवन में। ठीक है। ओके। अब जो हम बात करते हैं किसकी, एजुकेशन और लिटरेचर की बात करते हैं, यानी कि शिक्षा और साहित्य की। ठीक है। चौल समय के दौरान जो है शिक्षा और जो है साहित्य में बहुत सारा विस्तार हुआ। अगर हम बात करें उस समय में तो मध्यकालीन के दौरान जो है चौल शासकों ने शिक्षा और साहित्य की तरफ भी जो है काफ़ी उन्नति की और उन्होंने जो है कला में, विज्ञान में, दर्शन कला में और जो है किसमें, गृह विज्ञान हो गया। ठीक है। तो इन जो है विषयों में जो है काफ़ी जो है उन्नति की। ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत उत्साह, ये सारे जो है विषयों में उन्होंने बहुत सारा उत्साह भी दिखाया। विज्ञान जैसे बहुत सारे विषयों को जो है उत्साहित किया। और शिक्षा जो थी, शिक्षा का जो माध्यम होता था वो संस्कृत और तमिल भाषा होती थी। ठीक है। शिक्षा का माध्यम कौन सा होता था? संस्कृत और कौन सी भाषा होती थी? तमिल भाषा। ठीक है। तो शिक्षा का ये माध्यम था, लैंग्वेज। ठीक है। तो ये शिक्षा का माध्यम थी, मीडियम। ठीक है। तो ये मीडियम थी किसका? शिक्षा का माध्यम था संस्कृत और सॉरी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होती है? संस्कृत और तमिल भाषा। और जो है काफ़ी सारे विषयों का यहाँ पे जो है, जैसे दर्शन कला, व्याकरण कला, विज्ञान, गृह विज्ञान, ऐसे विषयों की काफ़ी उन्नति होती है, काफ़ी उत्साह के साथ। और इसके अलावा जो है जो शिक्षा थी वो कहाँ पे दी जाती थी, एजुकेशन कहाँ पे, जो मंदिर होते, टेम्पल होते थे, उनके जो बेहड़े होते थे, ठीक है ना, जो आंगन होते थे, वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा हम चौल काल के समय हम संस्कृत और जो है क्षेत्रीय भाषाएं थी जो, उनमें हमने काफ़ी लिटरेचर के बारे में देखते हैं। तो संस्कृत और जो क्षेत्रीय भाषाएं, तो एक तो होगी संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना, संस्कृत। ठीक है। इसके अलावा तमिल भाषा थी उस समय, तमिल, तेलुगु, ठीक है ना, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है। तो ये सारी भाषाएं होती थी और इस भाषा में जो है काफ़ी कुछ जो है हमें मिलता है। ठीक है ना। बहुत सारे साहित्य का जो है संस्कृत भाषा से क्षेत्रीय भाषा में जो है क्या किया गया, अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। जैसे हम बात करें तो जो कंबन है इस समय के दौरान जो है, कंबन एक जो है कंबन, ठीक है ना, कंबन,
तो कंबन जो है इन्होंने रामायण का जो है तमिल भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने जो है रामायण का जो है संस्कृत भाषा से जो है किसमें अनुवाद किया है, तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया इन्होंने, ठीक है, संस्कृत भाषा से किस भाषा में, तमिल भाषा में। ऐसे जो है नेन्हा और एक कवि एंड नेन्हा और तिकना, तो नेन्हा और तिकना जो है ये भी है, और इन्होंने जो है किस भाषा में, इन्होंने तेलुगु भाषा में जो है किसको ट्रांसलेट किया, महाभारत को, ठीक है, किसको, महाभारत का जो है किस भाषा में, तेलुगु भाषा में जो है इसे ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा हम बात करें तो ये दोनों महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत है, ये जो है दक्षिणी भारत के जो है मुडले यानी कि जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है, उत्तरकालीन जो है उत्तर मुडले और जो है उत्तरकालीन युग के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, ऐतिहासिक जानकारी देता है, ठीक है, ये जो ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो जहाँ पे जो है जिमीदारों यानी कि तमिलनाडु में जो है जिमीदारों का विस्तार कैसे हुआ, तो विस्तार खेती का विकास करने के लिए जो भूमि पे जो है खास तौर पे ध्यान दिया जाता और जो है जिमीदारों का जो है बहुत विस्तार होता है इस समय के दौरान। चोल शासकों ने सिंचाई प्रबंध के लिए जो है क्या किया, जो कावेरी रिवर है वहाँ पे जो है कावेरी रिवर जो है उससे जो है सिंचाई का प्रबंध शुरू किया और जो है कावेरी दरिया की वर्तों करते सिंचाई के लिए उन्होंने नहरें जो है बनवाई कि दूर जहाँ पे जो है पानी नहीं है वहाँ तक पहुँचाए, और यहाँ पे नहरें नहीं पहुँच पाई तो वहाँ पे जो है चोल शासकों ने तालाब बनवाए और उन्होंने एक तालाब कमेटी भी जो है स्थापित की हुई थी कि जो पानी को जो है कैसे डिवाइड करना है, कैसे जो है सिंचाई के लिए किन किन को देना है, तो वो सारी एक कमेटी जो है उन्होंने बनाई हुई थी। इसके अलावा हम बात करें तो अगर चोल शासकों के समय के दौरान जो है कुछ अकाल पड़ जाता, अगर सूखा पड़ जाने के वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होती, जहाँ फिर हड़ आ जाने तो फसलें जो है बर्बाद हो जाती, तो उस समय के दौरान जो है क्या किया जाता, भूमि लगान नहीं लिया जाता था किसानों से, ठीक है ना, जिम्मेदारों से। और जब किसी वाहीकार को जो है औकड़ हो जाने तो उसे फिर जो है क्या होता था, उसे कर्जे भी प्रदान किए जाते, कर्जे भी दिए जाते कि आप जो है सरकार से पैसा लो और सिंचाई करो और जो है उसमें जो है कमाई करो, अपने साधन को ले जो है सिंचाई के लिए यूज़ करो, ठीक है ना, कर्जे दिए जाते। इसके अलावा चोल शासकों ने घुमक्कड़ एक कबीला था, ठीक है, उनसे जो है जंगलों की सफाई करवाकर जो है वाहीजोग जो है जमीन जो थी जगह थी वो जो है उन्होंने बनवाई, ठीक है ना, जंगलों को साफ किया और भूमि को जो है वाहीजोग बनाया, ठीक है, किस कबीले की वजह से किस कबीले की सहायता से, घुमक्कड़ कबीले की सहायता। तो ये था इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसका, चोल शासकों का, ठीक है, क्लियर है। तो ये कंप्लीट होता है इसी के साथ, ओके।